जैसे कि डॉक्टर दीक्षित साहब ने, योगेंद्र जी ने मुझे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय समितियों की भूमिका विषय पर अपनी बात रखने के लिए कहा। अक्सर चर्चा होती है कि संसद में काम नहीं होता है, संसद स्थगित हो जाती है, संसद में शोरगुल हो जाता है, संसद अकारण ही स्थगित करनी पड़ती है। और जो पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियंस हैं, सांसद हैं, उनके व्यवहार को लेकर के, संसद की गरिमा को लेकर के, संसद के संचालन को लेकर के, संसद के में जो एक्सपेंडिचर है उसके खर्चे को लेकर के आम जनमानस में सदैव ये एक विमर्श के विषय होते हैं। मैं आज आपसे इन्हीं संदर्भों में बात करूंगा कि संसद में काम होता है, लेकिन काम कैसे होता है। अक्सर यही कहा जाता है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन हैं वो शोरगुल करते हैं, संसद को चलने नहीं देते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी कैसे बिल पास होते हैं, कैसे इतने प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे मिनी पार्लियामेंट की। मैं बात करूंगा पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, जिसको कि हम कमेटी सिस्टम भी कहते हैं। मैं बात करूंगा कि ये जो समितियां हैं ये सरकार को, प्रशासन को कैसे नियंत्रित करती हैं, और संसद के भीतर हमारे जो मेंबर्स हैं उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके विशेषाधिकार, उनके क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स हैं, या कैसे उनके सदाचार व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इन तमाम बातों पे मैं चर्चा करूँगा। जहाँ तक संसदीय शासन प्रणाली का सवाल है और उसमें जो हमारी संसद है, संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना और सरकार की कार्यात्मक शाखा पर निगरानी रखनी होती है। और आधुनिक समय में संसद का काम अत्यंत जटिल होता जा रहा है या व्यापक होता जा रहा है। संसद को केवल विधायी कार्य ही नहीं करने होते हैं, कार्यों का संपादन ही नहीं करना होता है, बल्कि तमाम प्रस्तावों की जांच पड़ताल करना, प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखना बहुत जटिल प्रक्रिया का निष्पादन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट हमारी सर्वोच्च संस्था है। संसद के कार्य को उसकी अधिकता को देखते हुए वहाँ पेश किए जाने वाले जो प्रस्ताव होते हैं, जो बिल होते हैं, उन विधेयकों पे विस्तृत रूप से चर्चा करना संभव नहीं होता है। इसलिए हमारे संसदीय व्यवस्था में, हमारी राज्य व्यवस्था में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की व्यवस्था की गई, संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है। और भारतीय राज्य व्यवस्था में ये जो समितियां होती हैं बेहद इनकी अहम भूमिका होती है। और इसलिए ये जो समिति प्रणाली है, इसकी ये एक तरह से संसद की एक अभिन्न अंग बन गई है, उसके पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक तरह से रीढ़ बन गई है। और संसद चूँकि वर्ष पर्यंत नहीं चलती है, संसद के जो अधिवेशन हैं उसी समय वो कार्य करती है, लेकिन ये कमिटीज़ वर्ष पर्यंत काम करती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस नहीं चल रहा, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा, लेकिन ये जो समितियाँ होती हैं ये वर्ष पर्यंत अपना काम करती रहती हैं। इसीलिए इन कमेटीज़ को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, छोटी संसद भी इनको कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि समितियों के द्वारा संसद प्रशासन पर और सरकार पर नियंत्रण रखती है। जब हम संसदीय शासन व्यवस्था की हम जब बात करते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो यहाँ ये जो संसद है ये सरकार को नियंत्रित करने की जो सबसे अच्छी उसकी एक डिवाइस है वो उसके पास है। ये कमिटीज़, ये जो समितियाँ होती हैं, इनके माध्यम से, क्योंकि ये डायरेक्ट
सरकार को कैसे या प्रशासन को कैसे नियंत्रित करती है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इसमें जो ये समितियां हैं, इस समितियों का गठन का जो विचार आया वो सबसे पहले ब्रिटेन से आया, और भारतीय राज व्यवस्था की जो अधिकांश हमारी जो परिपाटी है, हमने जो पूरी जो व्यवस्था ली है हमने ब्रिटेन से लिया है। हमारा जो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है। तो ये हमने संसदीय समितियों की जो शुरुआत है वो शुरुआत भी ब्रिटेन से हुई है। सबसे पहले 1571 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका गठन भी सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुआ था 1861 में, 1861 में पीएसी का गठन हुआ था। और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या जिसको हम कहते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या उसके तहत समितियों का गठन किया गया था। पहली बार समितियां अस्तित्व में आई थी 1921 में। और भारत में जो सबसे पुरानी समिति है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। और 1950 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे यहाँ जो एस्टिमेट कमेटी है, जिसको हम प्राक्कलन समिति कहते हैं, तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर एस्टिमेट कमेटी का गठन किया गया। और ये उसके बाद अगर हम देखें कि जो कमेटी सिस्टम है वो बहुत ताकतवर हुआ, बहुत मजबूत हुआ। उसके पीछे कारण थे कि हमने ये जब हमारे पास पार्लियामेंट थी तो फिर हमने इन कमेटियों का गठन क्यों किया, इनका निर्माण क्यों किया, इनकी व्यवस्था हमने अपने संसदीय प्रणाली में क्यों की। क्योंकि विधायी प्रस्ताव की जांच करना, उसकी पड़ताल करना, उनको बारीकी से उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक होता है। और ये काम संसद अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि संसद में एक तो जो हमारे दोनों हाउस हैं, लोकसभा जिसमें 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250 होते हैं, इतनी बड़ा हाउस होता है। तो इतने बड़े हाउस में चर्चा करना संभव नहीं होता है। हर प्रस्ताव की बारीकी से उस पर विचार विमर्श करना, उसकी पड़ताल करना ये संभव नहीं होता है। और दूसरा कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास इस तरह की कोई तकनीकी रूप से जो टेक्निकल जो सहयोग है वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो समितियां होती हैं, इस समितियों का इसलिए गठन किया गया। और समितियों द्वारा तकनीकी मामले में भी पूरी ये व्यापक जांच करती हैं। और भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं ये बहुत मजबूत होकर के उभर रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि पार्लियामेंट में जब भी चर्चा होती है तो चर्चा जब होती है तो उसमें हर एक राजनीतिक दल के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अपनी दलीय प्रतिबद्धता होती है। लेकिन जब कमेटी में चुन करके आते हैं, चाहे वो नॉमिनेट करके आए हैं, नामांकन करते हुए आए, चाहे वो निर्वाचित होकर आए, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो सदस्य चुन करके आते हैं, तो वहाँ पे वो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, वो अपनी उस दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर होते हैं, बड़े खुल करके विचार विमर्श करते हैं। और यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत आवश्यक है कि इन जो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं इसमें केवल मेंबर्स होते हैं, एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, कोई मंत्री इसके मेंबर नहीं होते। लिहाजा इन कमिटीज़ में जो चर्चाएं होती हैं बहुत गंभीर चर्चाएं होती हैं। जब से संसद की लगातार इसलिए 18 अगस्त 1889 में 1989 में लोकसभा की एक रूल्स कमेटी ने तीन समितियों का एक प्रस्ताव दिया, जिसमें से एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तीन समितियों का गठन का प्रस्ताव दिया गया। और ये तीनों समितियां 1989 से काम करना शुरू किया। उसके बाद 29 मार्च 1993 को 1993 में तत्कालीन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, जो कि चेयरमैन भी थे राज्यसभा के, उनकी अध्यक्षता में फिर 17 सदस्यीय समितियों का गठन किया गया, जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। तो 17 समितियों का गठन उस समय किया गया और अप्रैल 1993 से ये समितियां अस्तित्व में आई, या हम कह सकते हैं कि लागू हुई।
तो राज्यसभा की जो, क्योंकि लोकसभा का अपने रूल बुक होती है और लोकसभा की अपनी रूल बुक होती है, अपना प्रोसीजर, अपना संचालन करने के लिए। तो जो राज्यसभा का जो नियमावली है 268 से और 277 तक, उसके अंतर्गत 6 समितियां राज्यसभा में थी और 11 समितियां जो हैं वो लोकसभा में बनाई गई। टोटल 17 समितियां थी, कमेटीज थी, और उसमें 45 मेंबर्स होते थे। 15 सदस्य राज्यसभा से होते थे और 30 सदस्य लोकसभा से होते थे। और इन्हीं सदस्यों में से इनके जो सभापति होते हैं, ये पीठासीन अधिकारी इनको नॉमिनेट करते थे, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा। उसके बाद 1993 के से पहले अगर हम देखें तो जो भी बिल पार्लियामेंट में रखा जाता था कानून बनाने का, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता था। लेकिन जब से ये कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटियाँ लागू हुई, अस्तित्व में आई, उसके बाद अब बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी में भी स्टैंडिंग कमेटी में भी इनको भेजना शुरू किया गया और उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। और उसके बाद 2004 में लोकसभा के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में सारे राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि ये जो समितियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, संसद का समय भी इससे बचता है और उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है। तो लिहाजा ये इसमें एक सुझाव आया कि समितियों को संख्या बढ़ा दी जाए। तो 2004 में फिर इसकी संख्या कर दी गई 24 कर दी गई और इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उनकी जो मेंबरशिप थी 45 से घटा करके वो कर दी गई 31। और उसमें जो 21 सदस्य होते थे, वो 21 सदस्य आपके लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते थे, चुने जाते थे। और इसमें भी वही जो हमारी 24 जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनमें भी जो उसके सभापति होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें राज्यसभा के सभापति के द्वारा उसका मनोनयन किया जाता है। और एक फार्मूला भी इजाद किया गया 2:1 का कि अगर, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 250 होते हैं, तो 2:1 का रेशियो रखा गया। और क्योंकि इसमें सारे राजनीतिक दलों का भी प्रतिनिधित्व इसमें होता है, इसमें ये जो सदस्य होते हैं ये इनको चूँकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह के होते हैं, तो इसलिए ये संख्या हमेशा अगर आप देखेंगे तो लोकसभा से ज़्यादा सदस्य होते हैं और राज्यसभा से उसके आधे ही होते हैं। ये संसदीय समितियों के बारे में जहाँ तक सवाल है वो ये है कि हमारे संविधान में कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं, कोई भी प्रावधान इस तरह का नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे कमिटीज़ के बारे में चर्चा की है, जैसे आर्टिकल 88 है, आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 118 का 1 है, 118 का 1 है। इसमें वर्णन किया गया, जैसे कि आर्टिकल 105 है जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, जो समितियां होती हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार हैं, उनके कुछ प्रिविलेजेस हैं, उनकी चर्चा भी आर्टिकल 105 में की गई है। आर्टिकल 118 के 1 में कहा गया है कि दोनों सदन अपने अपने सदन को चलाने के लिए नियम बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं और प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। तो उस नियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने हाउस की कमिटीज़ का गठन करते हैं। ये मुख्यतः अगर हम देखें जो ये मिनी पार्लियामेंट है, ये जो संसदीय समितियां होती हैं आजकल बहुत चर्चा में हैं और आगे मैं बात करूंगा। ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। एक तो होती हैं स्थायी समितियां और दूसरी होती हैं अस्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, या हम कह सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं और दूसरी होती हैं एडॉक कमेटीज़।
तो जो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ भी 3 तरह की होती हैं। एक तो इसमें होती हैं जिसको हम कह सकते हैं फिनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज़, जिसको वित्तीय स्थायी समितियां कहा जाता है, और दूसरी इसमें होती हैं डिपार्टमेंटल कमेटीज़, विभागीय समितियां होती हैं, और तीसरी इसमें अदर्स कमेटीज़ होती हैं। जबकि जो तदर्थ समिति होती है जिसको हम कहते हैं एडॉक कमेटीज़, उस एडॉक कमेटी में भी फिर 2 तरह की कमेटीज़ होती हैं। एक तो होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें कि दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त जो जिसको हम जेपीसी भी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त समिति होती है। और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट कमेटीज़, जिसको प्रवर समिति भी कहते हैं। और ये जो फिनेंशियल कमेटी होती है ये फिर 3 तरह की होती है। फिनेंशियल कमेटी में एक होती है एस्टिमेट कमेटी, जिसको हम कहते हैं प्राकलन समिति। दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। और तीसरी होती है जिसको कि हम कहते हैं कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। तो ये फिनेंशियल कमेटी होती है। और अगर हम देखें जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि 24 हमारी डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती हैं, और जो स्थायी समितियां होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। इसमें स्टैंडिंग कमेटियां तो स्थायी, और ये कमेटियां रेगुलर कमेटीज़ होती हैं। और प्रत्येक मंत्रालय की अपनी अपनी विभागीय समितियां होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो डिपार्टमेंटल कमेटी में डिपार्टमेंट ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन HRD, कमेटी ऑन फिनेंस, कमेटी ऑन लेबर, कमेटी ऑन रेलवे, कमेटी एंड होम, इस तरह के। और दूसरी तरफ हम देखें स्टैंडिंग जो कमेटीज़ होती हैं उसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, कमेटीज ऑफ प्रिविलेजेस होती है, रूल्स कमेटी होती है, आश्वासन समिति होती है, नंबर ऑफ कमेटीज़ होती हैं जो जिनका काम सदन के कार्यों का, सदन की जो बिल्स होते हैं, जो उनके प्रस्ताव होते हैं, ये इन कमेटीज़ के द्वारा, कमेटीज़ का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल में ये जो समितियों का गठन करने के पीछे 2 ही कारक थे। एक तो कारक था कि कार्यपालिका सरकार के ऊपर कैसे नियंत्रण रखे। जैसे हम कहते हैं कि चूँकि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम उसको कहते हैं, उत्तरदायी सरकार हम उसको कहते हैं। तो उसका उत्तरदायित्व कैसे किया जाए, कैसे सरकार को नियंत्रित किया जाए, उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए क्या क्या उपकरण किए जाए, तो उसके तहत समितियों का गठन किया गया। क्योंकि पार्लियामेंट अकेले प्रशासन पे निगरानी नहीं रख सकती है, अकेले सरकार पर निगरानी नहीं रख सकते। तो ये कमिटीज़ के माध्यम से एक काम तो ये था। दूसरा ये था कि संसद के पास काम की अधिकता है। ये तो मुख्य कारण थे कि जिससे हम कह सकते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में ये जो कमेटी सिस्टम है, और ये समितियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि समिति जांच पड़ताल में विशेषज्ञों की राय ले सकती है। वो किसी भी महत्वपूर्ण मसले पे उसके साक्ष्य के लिए अधिकारियों को बुला सकती है, उनसे राय ले सकती है, क्योंकि ये जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये एक्सपर्ट नहीं होते, ये कोई विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन चूंकि वो उन विशेषज्ञों की वो राय लेते हैं, इसलिए जो हमारे जो विधेयक होते हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, वो बहुत बारीकी से बहुत ही डेप्थ में जा करके इन पर स्टडी करके उनको फिर आगे बढ़ाया जाता है। ये सदस्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कमेटीज़ कि ये सदस्य किसी भी उन पर कोई दबाव नहीं रहता, क्योंकि ये जो कमेटीज़ होती हैं ये बंद दरवाजे के भीतर, हमारे यहाँ जो ब्यूरो पार्लियामेंट्री BPST है, BPST में इन लोगों की मीटिंग्स होती हैं तमाम, इनको पार्लियामेंट हाउस में जो कक्ष निर्धारित होते हैं इनके लिए, और ये इससे मीडिया से भी दूर रहते हैं। इनकी जो कमेटीज़ की जो प्रोसीडिंग्स है या इनकी जो बैठक है मीडिया से दूर रहते हैं, और इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता इन पे। जैसे कि पार्लियामेंट में तो किसी भी बिल पे आप अगर सरकार कोई बिल ला रही है तो वो व्हिप जारी कर देती है कि उसके पक्ष में ही आपको बोलना है, या विपक्ष जो है व्हिप जारी कर देती है कि उस विधेयक के या उस प्रस्ताव के विपक्ष में ही आपने चर्चा करनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो सदस्य होते हैं इन पे कोई व्हिप जारी नहीं होता, और न ही कोई दल बदल कानून का कोई प्रेशर इन पे रहता है। लिहाजा ये बहुत खुल करके
इसमें विमर्श करते हैं, चर्चा में हिस्सा लेते हैं और अपनी बात को बड़ी पुख्ता ढंग से रखते हैं। और सामान्यतः जो इसका कमेटीज़ का जो चेयरमैन होता है, सामान्यतः अधिकांश प्रस्तावों पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक राय बनाई जाती है, लेकिन उसमें अगर कोई सदस्य अगर किसी निर्णय से असहमत है तो वो अपना उस पर टिप्पणी लिख सकता है, डिसेंट नोट लिख सकता है। तो समितियों के ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये समितियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो हमारी जो ये कमेटी सिस्टम है, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं, जो वित्तीय स्थायी समितियां होती हैं, क्योंकि संसद का जो उत्तरदायित्व है, संसद का वो है सरकार द्वारा तैयार किए गए जो टैक्सेस हैं, जो प्रस्ताव हैं और जो व्यय के जो अनुमान हैं, उनकी जांच करे, उनका अनुमोदन करे। हम सब जानते हैं कि यद्यपि बजट अधिवेशन के लिए लगभग 2 माह इसी प्रयोजन पे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बजट पे अधिकांश प्रस्तावों पे चर्चा नहीं हो पाती है, व्यापक चर्चा नहीं हो पाती है, गहन चर्चा नहीं हो पाती है और इतना संसद के पास समय भी नहीं होता है। इसलिए अनेक मंत्रालयों और विभागों से संबंधित जो मांगे होती हैं बिना चर्चा के पास हो जाती हैं। उसमें एक शब्द आता है, गिलोटिन का प्रयोग किया जाता है और पहले तो संसद की बहुत आलोचना की जाती थी, लेकिन अब ये जो समितियां होती हैं, ये समितियां उस गैप को पूरा कर देती हैं। जब भी बजट अधिवेशन होता है तो बजट अधिवेशन के बाद जैसे बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो 4 हफ्ते के लिए इसको फिर हाउस को स्थगित कर दिया जाता है और उस दौरान ये जो कमेटीज होती हैं ये बजट पे पूरी चर्चा करती हैं और पूरा अध्ययन करती हैं। बाद में अपने अपने विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं उन पर पूरी चर्चा करने के बाद वो सदन में आती हैं। तो ये वित्तीय समितियां जो वित्तीय मुद्दे होते हैं उनकी जांच पड़ताल करना, वार्षिक जो प्रतिवेदन होते हैं उन पर विचार करना, उनकी छानबीन करना। वित्तीय समितियां एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसद की प्रहरी होती है और प्रहरी के रूप में वो काम करती है। संसद के प्रति जो प्रशासन का जो उत्तरदायित्व तो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो वो मंत्रियों के माध्यम से होता है, लेकिन ये जो कमेटीज होती हैं, ये कमेटीज जो हमारे जो अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनका भी आमना सामना होता है। लिहाजा प्रशासन पर नियंत्रण रखने का सबसे महत्वपूर्ण जो हम कह उपकरण है वो कमेटीज है। ये जो एस्टिमेट कमेटी है और जो आपकी पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, और एक जिसको हम पब्लिक सेक्टर कमेटी भी कह सकते हैं, ये तीनों समितियां सरकार की नीतियों और उसके जो कार्यक्रम होते हैं उनके सरकार की जो मितव्ययता है, सरकार की जो कुशलता को उसमें कुशलता लाने के लिए, उसको शीघ्रता लाने के लिए भी एक तरह से उन पर प्रेशर बनाती है सरकार पर। तो ये कमेटीज जो ये फाइनेंशियल कमेटी होती हैं, ये इसमें जो वित्तीय समितियां होती हैं उनका जो सभापति होते हैं, उनके जो चाहे एस्टिमेट कमेटी हो, चाहे वो पीएसी हो, चाहे वो पीएसयू हो, तो कमेटी ऑन अंडरटेकिंग की कमेटी हो, इसमें स्पीकर के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है और ये जो समिति होती है वो अपना इंटरनल आंतरिक नियम स्वयं बना सकती हैं, लेकिन उसका जो अनुमोदन होता है वो स्पीकर के द्वारा कराना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब बात करेंगे कि जो ये फाइनेंशियल कमेटी होती है, वित्तीय समितियां होती है, उसमें पहली समिति होती है जिसको हम कहते हैं एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। जैसे मैंने कहा कि 1950 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई की सिफारिश पे एस्टिमेट कमेटी का गठन किया गया था और ये एस्टिमेट कमेटी केवल लोकसभा की होती है और ये सबसे बड़ी कमेटी है। उसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं और ये 30 सदस्य एस्टिमेट कमेटी में जो 30 सदस्य होते हैं ये एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, हमारे यहाँ छोटे दल भी हैं, बड़े दल भी हैं, तो सारे दलों को का प्रतिनिधित्व देना इन समितियों में, तो उसके लिए एक संक्रमणी पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार इनका निर्वाचन होता है और जितनी संख्या जिस दल की होती है उसके हिसाब से उसमें प्रतिनिधित्व मिलता है
कमेटीज में, खास करके एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी एक तरह से स्थायी, इसको हम कह सकते हैं स्थायी मितव्ययता समिति के रूप में ये काम करती है कि सरकार के जो खर्चे होते हैं, सरकार कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही है, सरकार जो सरकार की जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाने का ये एस्टिमेट कमेटी काम करती है। सरकार के खर्चे में कैसे कमी लाई जाए, कैसे उस खर्चे को कम किया जाए, इस तरह के रिकमेंडेशन अपने वो रिपोर्ट में देती है, इस तरह के वो सुझाव देती है। और ये समिति वार्षिक अनुमानों की जो वार्षिक अनुमान होते हैं उसकी विस्तृत रूप से जांच करती है, जांच पड़ताल करती है और यह भी बताती है कि संगठन में कैसे सुधार लाया जाए। ये भी बताती है कि कार्य कुशलता या जो प्रशासनिक सुधार है उसको कैसे किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है एस्टिमेट कमेटी। और ये समिति यह भी देखती है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो ठीक ढंग से किया नहीं किया है, उसी मद में खर्च किया कि नहीं किया है। और ये एस्टिमेट कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट वो स्पीकर के थ्रू पार्लियामेंट में रखती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो एस्टिमेट कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी में पार्लियामेंट में इसको रखा तो जाता है लेकिन इस पर बहस नहीं होती। और इसमें ये लगभग ये समिति पूरे साल भर काम करती है। जैसे हमने देखा कि हमारे जो संसद है केवल अधिवेशन के दौरान ही कार्य करती है, लेकिन ये साल भर अपना काम करती है एस्टिमेट कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी जो कमेटी होती है वो होती है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हम PAC के नाम से जानते हैं, लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति सबसे पुरानी, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में हुआ था। और इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। और इनका चुनाव भी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ही इनका चुनाव होता है। और 1967 से पहले PAC का जो चेयरमैन होता था वो सत्ता पक्ष का ही होता था, लेकिन एक परंपरा बन गई, एक ट्रेडिशंस बन गए। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशंस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत सारे परंपराएं हैं, उन परंपराओं का अभी तक उसका निर्वहन होता है। एक परंपरा बन गई, एक ट्रेडिशन बन गया 1967 के बाद कि जो ये PAC है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है। तो विपक्ष के सदस्य को स्पीकर के द्वारा इसको मनोनीत किया जाता है। और PAC कभी कभी हम कह सकते हैं कि PAC को कभी कभी एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन भी कहा जा सकता है। लगभग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां एस्टिमेट कमेटी, जिसको हम प्राक्कलन समिति कहते हैं, ये प्राक्कलन समिति जहां सार्वजनिक व्यय के अनुमानों की जांच पड़ताल करती है, वहीं जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो भारत सरकार के जो व्यय हैं, व्यय के लिए सदन द्वारा जो प्रदत्त जो राशि है, जो उसके अकाउंट्स हैं, उनकी जांच पड़ताल करती है। ये PAC का काम होता है कि जो CAG की जो रिपोर्ट होती है उसका उस CAG की रिपोर्ट की भी वो जांच करती है। और ये भी भारत सरकार के जितने भी खर्चे हैं उनका लेखा परीक्षण का काम भी ये PAC करती है। और PAC जिन क्षेत्रों में सरकार द्वारा आवंटित जो खर्च किया गया वो ये भी देखती है कि जिस मद में पैसा दिया गया था क्या सरकार ने उसी मद में खर्च किया गया, नहीं किया। लेकिन ये जो चाहे वो एस्टिमेट कमेटी हो, चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, चाहे वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जिसको हम PSU कहते हैं, ये सारी कमेटीज तब काम करती हैं जब सरकार खर्च कर लेती है। ये उससे पहले नहीं होता है। सरकार ने एक बार खर्च कर दिया उसके बाद ये उसका जांच करना पड़ता। लेकिन आगे अगले साल का जो बजट तैयार किया जाएगा, जो प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, उसमें उनकी रिकमेंडेशन को माना जाता है। तीसरी कमेटी जिसको हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं PSU भी कहा जाता है। और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इनका इन्हीं सदस्यों में से इनका जो सभापति होता है ये स्पीकर के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए होता है। और ये जो समिति होती है जिसको हम सरकारी उपक्रमों के से संबंधित समिति कहते हैं, इसकी प्रक्रिया नियमों में जो उल्लिखित जो सरकारी उपक्रम हैं
के जो प्रतिवेदन हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, उनकी जांच करना। अनेक निगम होते हैं, सरकारी कंपनियां होती हैं, जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है, जैसे कि आपका गेल है, ओएनजीसी है, एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, ये तमाम निगम हैं और इनके अकाउंट्स की जांच करना। सरकारी कंपनियों की जो स्वायत्ता है और उनके जो कार्यकुशलता है उस पर सुझाव भी देती है ये कमेटी। और ये कमेटी एक तरह से उसका मूल्यांकन भी करती है, ये भी देखती है कि जैसे उत्पादन कितना हो रहा है, रोजगार के अवसर कितने हो रहे हैं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो रही कि नहीं हो रही। इस तरह इन तमाम बातों पे भी ये जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कमेटी है, ये सुझाव भी देती है। और सरकार अक्सर देखा जाता है कि सरकार इन समितियों के सुझाव को मानती भी है। आगे मैं आपसे बात करूंगा कि कितनी सरकार उनके रिकमेंडेशन मानती है। अब मैं बात करूंगा डिपार्टमेंटल कमेटीज। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये एक तरह से मिनी पार्लियामेंट है, एक छोटी संसद है। इसमें जो डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं, विभागीय समितियां, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे यहाँ 24 कमेटीज हैं और हर मंत्रालय की अपनी विभागीय समिति होती है। लोकसभा की जो नियम समिति है, जो उसकी रूल्स कमेटी है, उसने 1989 अगस्त 1989 में 3 समितियों का गठन किया था, जिसमें कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये 1993 तक रही। और उसके बाद 1993 के बाद 17 समितियों का गठन किया गया। आगे जाकर के जुलाई 2004 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन, जो कि चेयरमैन भी थे राज्यसभा के, उनकी अध्यक्षता में फिर इस समितियों की संख्या बढ़ा करके 24 कर दी गई। तो ये जो विभागीय समितियां होती हैं, उनका जो मुख्य काम होता है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ का, वो होता है कि संबंधित जो मंत्रालय होते हैं या विभाग होते हैं, उनके जो अनुदान हैं, उन अनुदानों की मांगों पर विचार करना, उनके जो अनुदान हैं उनकी मांगों पर विचार करना, मंत्रालयों की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वार्षिक जो रिपोर्ट्स होती हैं, उन पर विचार करना, और स्पीकर तथा जो चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा विधेयकों का निरीक्षण करना, और भी जो काम इन कमेटीज़ को सौंप दिए जाते हैं स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा, उन कार्यों को करना इन कमेटीज़ का काम होता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संबंधित मंत्री होता है, वो साल में कम से कम 6 महीने के भीतर अपने विभाग ने क्या रिकमेंडेशन दी है, उसके रिकमेंडेशन के बारे में सदन में मंत्री को एक वक्तव्य देना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कमेटीज केवल सतही काम नहीं करती हैं। और विभागीय समितियों के जो अध्यक्ष हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो उसके तमाम जो हमारी कमेटीज़ हैं, उन कमेटीज़ में जो चेयरमैन रहे हैं, जो उनके अध्यक्ष रहे हैं, सभापति रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो अनुभव हैं, उनके आधार पर ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उनमें बहुत सारे जानकार लोग भी रहे। जैसे कि मानव संसाधन विकास समिति है, चाहे उसके अगर हम देखें, मानव संसाधन विकास समिति के पहले अध्यक्ष राम नरेश यादव थे, अर्जुन सिंह रहे इसके, शंकर सिंह चौहान इसके मेंबर रहे। दूसरी अगर हम जो उद्योग समिति है, उद्योग समिति के जो सभापति रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री अशोक मित्रा उसके रहे, TN चतुर्वेदी रहे, PC अलेक्जेंडर इसके चेयरमैन रहे। तो ये कमिटीज बहुत इनमें जानकार लोग रहे, अनुभवी लोग रहे। या अगर वाणिज्य संबंधी जो समिति थी, वाणिज्य संबंधी समिति के चेयरमैन रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इन समितियों ने कई ज्वलंत मुद्दों में, नीतिगत फैसलों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, और सरकारों ने इनके सुझावों को, इनके रिकमेंडेशंस को माना भी है। जैसे उदाहरण के तौर में जो वाणिज्य समिति है, वाणिज्य समिति की रिकमेंडेशंस पर ही सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति बनाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति बनाई। इसी जो वाणिज्य संबंधी समिति के रिकमेंडेशन पे कई सिफारिशों पे कई नई संस्थाओं का गठन किया गया।
और समितियों के अंदर तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और संसद के इन मुद्दों पर चर्चा होने का फायदा ये हुआ कि संसद का जो समय था उस समय की बचत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समितियों में जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो विपक्ष के होते हैं, सत्ता पक्ष के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनको एक मौका मिलता है, उनको सीखने का मौका मिलता है। और कई लोगों ने तो अपनी विशेषज्ञता बार बार इन समितियों में हिस्सा लेना, विचार विमर्श करना और जो तकनीकी सहायता लेना, उससे उनकी एक्सपर्टीज हो गई है, वो विशेषज्ञ बन गए हैं। ये 1993 में के बाद अगर हम कहें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजट सत्र जब होता है तो बजट सत्र जैसे बजट को पार्लियामेंट में रखा जाता है, उसके बाद 4 महीने के लिए, 4 सप्ताह, 4 वीक्स नॉट महीना, 4 हफ्ते के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है। और इस दौरान सारी कमिटीज़ इस पर पूरी चर्चा करती हैं और उसके बाद अपनी अपनी रिपोर्ट्स वो विभागों को सौंपती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संसद में बजट पर चर्चा के लिए बहुत सीमित समय होता है। आगे मैं इस पर भी बात करूंगा, समय पे भी हम बात करेंगे। तो ये विभागीय जो समितियां होती हैं, इन विभागीय समितियों के द्वारा सरकार पर वो एक नियंत्रण रखने का, उनको कंट्रोल करने का, सरकार को कंट्रोल करने का ऐतिहासिक भूमिका इन समितियों ने निभाई है। प्रशासन पर नियंत्रण रखने के साथ साथ जो विपक्ष के सदस्य होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनको बेहतरीन मौका भी मिला है। उनको चूँकि जो नए अभी हमारे जो बहुत सारे इवन गढ़वाल के हमारे जो सांसद हैं, उनको भी एक कमेटी में मेंबर बनाया गया, तो इनको सीखने का एक अवसर मिलता है। इनकी भी पूरी ट्रेनिंग होती है और सीखते सीखते ये कई बार इतना एक्सपर्टीज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत बार सदन को स्थगित करना पड़ता है, सदन नहीं चल पाता है किसी कारणवश, तो ये कमेटियां अपना काम करती रहती हैं। इसमें अब बात करते हैं अदर्स कमेटीज़ की। बहुत सारी और भी कमेटीज़ होती हैं संसद के भीतर। एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, उसका नाम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसको कार्य मंत्रणा समिति कहते हैं। प्रत्येक सदन की अपनी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। लोकसभा में स्पीकर के द्वारा इसमें 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर को सहित, वहाँ लोकसभा में स्पीकर उसका चेयरमैन होता है, स्पीकर सहित 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर सहित इसके 11 सदस्य होते हैं। और जो उसका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो पदेन अध्यक्ष होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। ये जो कमेटी होती है, इसका ये अपने जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने समिति का ये मनोनयन करते हैं। इनका निर्वाचन नहीं होता, मनोनयन होता है। और ये समिति, इसका जो मुख्य काम होता है, और ये तब तक बनी रहती है जब तक नई समिति का गठन नहीं होता है। जब तक नई समिति न बनाई दी जाए, तब तक ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी काम करती है। ये जितने भी सरकार द्वारा जितने भी विधेयक लाए जाते हैं, जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं सदन में, उसके लिए सदन का जो समय है वो आवंटित करना, किस प्रस्ताव पे किस दिन चर्चा होगी, ट्यूसडे को होगी कि फ्राइडे को होगी, मंडे को होगी, कब होगी और कितना समय आवंटित किया जाएगा, ये एडवाइजरी कमेटी तय करती है। और ये एडवाइजरी कमेटी सदन के नेता के साथ मिलकर के, स्पीकर के साथ मिलकर के ये सदन का जो समय है उसको तय करती है। उधर अगर हम राज्यसभा में देखें, तो राज्यसभा जो गैर सरकारी विधेयक हैं उनको कितना समय देना है, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, कि एक तो सरकारी विधेयक होते हैं जो सरकार के द्वारा रखे जाते हैं, जो कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा रखे जाते हैं। कुछ ऐसे बिल भी होते हैं जो केवल एमपीज के द्वारा रखे जाते हैं, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। इसको हम निजी विधेयक भी कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक भी कहते हैं। तो ये जो गैर सरकारी विधेयक के लिए क्या समय दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, वो राज्यसभा में वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये भी तय करती है। और हम सब जानते हैं कि संसद का जो समय है कितना बहुमूल्य है, और ये हमेशा चर्चा होती है कि संसद के पास समय नहीं है और संसद पे कितना खर्चा हो रहा है। 2012 में यूपी की जब सरकार थी, तो एक सूचना के सदन में सरकार ने बताया कि प्रति मिनट
संसद के प्रति मिनट 2.5 लाख रुपया खर्च होता है प्रति मिनट, और 1 घंटे में लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। संसद का 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया, और पूरे सदन की जो कार्रवाई है उसमें 9 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि समय को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रस्ताव को कितना समय देना है, मंत्री जी कब प्रस्ताव रखेंगे, कितने समय में इस पे पूरा होना है, ये समय नियत करना, और ये काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का होता है। दूसरा एक कमेटी होती है जिसको कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विशेषाधिकार। हम सब जानते हैं विशेषाधिकार समिति, जिसमें कि क्योंकि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से और सदन को सामूहिक रूप से कुछ हमारे संविधान में विशेषाधिकार प्राप्त है। पार्लियामेंट के में उनके प्रिविलेजेस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसको बहुत उसको अलग से हम कभी चर्चा करेंगे, जो प्रिविलेजेस पे जो उनके विशेषाधिकार होते हैं, सामूहिक रूप से भी होते हैं, समितियों के भी विशेषाधिकार हैं, और सदस्यों के भी विशेषाधिकार हैं। और ये विशेषाधिकार के पीछे क्योंकि ये उसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि सदस्यों को अपने जो कर्तव्य हैं उनको प्रभावी तरीकों से उनको निर्वहन करने की जो स्वतंत्रता दी जाए, उनको उन्मुक्तियाँ दी जाएं। और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 105 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 105 में संसद के जो सांसद हैं उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं, और विधानमंडलों में आर्टिकल 194 में जो हमारे एमएलए होते हैं उनके लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था है। और ये संसदीय विशेषाधिकार का जो मूल भाव है, उसके पीछे जो मूल भाव ये है कि संसद की गरिमा, संसद की स्वतंत्रता, संसद की स्वायत्ता की रक्षा हो सके, उसकी सुरक्षा की जा सके। इसलिए ये विशेषाधिकार, इसके लिए भी एक कमेटी बनी गई है। वो कमेटी ये देखेगी कि कहीं किसी सदस्य का विशेषाधिकार का उल्लंघन तो नहीं होता है। आमतौर पर दोनों सदनों की जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रत्येक वर्ष में ये समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं, विशेषाधिकार समिति, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के, और राज्यसभा में इसके 10 सदस्य होते हैं। और ये जो सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का जो सवाल है वो केवल वही सदस्य उठा सकता है जिसने इसकी लिखित सूचना सेक्रेटरी जनरल को दी है, चाहे वो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल महासचिव को दी हो, चाहे वो लोकसभा के महासचिव को उसने लिखित रूप से दी हो, वही सदस्य सदन में विशेषाधिकार के मामले को उठा सकता है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि अभी इस सरकार, हमारी जो एनडीए है सरकार, कांग्रेस पार्टी ने एक नोटिस दिया था, विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया था, जिसमें फ्रांस के साथ जो हमारा राफेल का जो समझौता हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी और पूर्व तत्कालीन हमारे जो रक्षा मंत्री थी सीतारमन, इन्होंने सदन को गुमराह किया। इसके लिए इन्होंने विशेषाधिकार का जो हनन का एक नोटिस सर्व किया। तो ये इस तरह की ये जो समिति होती है वो ये भी देखती है कि इसमें कितनी सत्यता है, और ये पूरी अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती है। उसके अलावा बात करते हैं एडहॉक कमेटीज़ की, जिसको हम कहते हैं तदर्थ समितियाँ, क्योंकि संसदीय संचालन प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसलिए संसद की विविधता के कारण सरकारी कार्यों एवं प्रशासन पर निगरानी के लिए दोनों सदनों में स्टैंडिंग कमेटी के साथ साथ कुछ स्थायी समितियों के अलावा कुछ तदर्थ समितियां भी होती हैं, एडहॉक कमेटीज होती हैं। एडहॉक कमेटीज का जैसे मसलन कोई किसी विधेयक पर, विशेष विधेयक पर कोई चर्चा होनी है और कुछ समिति हो रही है दोनों सदन में, तो कोई समिति का गठन स्पीकर के द्वारा किया जा सकता है। और ये एडहॉक कमेटी उस सदन के जो प्रक्रिया के जो नियम है उसके तहत इसका गठन किया जाता है। और जब वो समिति अपनी रिपोर्ट देती है, उसके उद्देश्य पूरी हो जाते हैं, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस तरह की हमारे यहाँ एडहॉक कमेटीज बहुत सारी हैं। हमारे यहाँ जांच समितियाँ होती हैं, इनका निर्माण किसी तत्कालीन घटना पे कोई जांच करना होता है, या कभी कभी संयुक्त समिति होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदनों के जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, किसी रिपोर्ट की जांच करना होता है, या कभी कभी सलाहकार समिति भी होती हैं, जिसको किसी चीज़ में कोई सलाह देनी है तो स्पीकर के द्वारा सलाहकार समिति का भी गठन किया जाता है। खास करके हम बात करेंगे जेपीसी की, जो आपने सुना होगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, संयुक्त समिति, जिसमें कि संयुक्त समिति जेपीसी एक तदर्थ समिति होती है और संसद द्वारा
किसी विशेष मुद्दे पे किसी रिपोर्ट की जांच करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जेपीसी सदन में एक सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, और अगर वो सदन उस प्रस्ताव को पारित कर लेता है तो फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है और दूसरे सदन भी उसको पास कर लेता है, तो वो समिति का गठन कर लिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। समिति के जो सदस्य होते हैं उनको लेकर के जो निर्णय लिया जाता है, संसद के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसमें लोकसभा का तथा राज्यसभा के सदस्य, दोनों हाउस के सदस्य इसमें जेपीसी में शामिल होते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और जेपीसी को बहुत पावर्स हैं, बहुत अधिकार भी हैं, क्योंकि उसको किसी रिपोर्ट की जांच करना है तो उसकी जांच करने के लिए वो साक्ष्य जुटाने का उसको पूरा अधिकार है। वो किसी भी उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वो किसी व्यक्ति, संस्था या उसके पक्ष को बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है। जेपीसी का जो गठन हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि किसी तरह का जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो घोटाले होते हैं, उसको रोकने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज का गठन किया जाता है। ये जेपीसी पहली बार 1987 में बफोर्स तोपों के जब घोटाला हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उस समय 155 mm की जो तोपें खरीदी गई थी, उसमें कहा गया था कि कमीशन इसमें लिया गया है, तो उसके लिए 1987 में 1987 में पहली बार जेपीसी का गठन हुआ था, जिसको हम संयुक्त समिति कहते हैं। उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बाद 1992 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उस समय भी दूसरी बार जब गठन हुआ था कि सरकार की सुरक्षा के मामलों को लेकर के, बैंकिंग के लेन देन के मामले में जो अनियमितता बरती गई थी, उसमें भी जेपीसी का गठन किया गया। तीसरी बार जेपीसी का गठन किया गया था स्टॉक मार्केट जब घोटाला हुआ था 2001 में। उसके अलावा अगर हम देखें 2003 में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था कि जब जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की जो डॉक्टर सुनीता नारायण हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए 2003 में जेपीसी का गठन किया गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था, जिसमें कि 1,76,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था सरकार को, उसमें भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हम सब जानते हैं, उसमें भी जेपीसी का गठन किया गया था। इसके अलावा जेपीसी का गठन किया गया था चॉपर घोटाला, जिसको हम कह सकते हैं वीवीआईपी चॉपर घोटाला 2013 में, जब हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए जो एंग्लो इतावली जो कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 2010 में किए गए जो 3,600 करोड़ की करार की गई थी, और उसके बाद जब 2014 में सरकार आई तो 2014 में सरकार ने उस करार को भारत सरकार ने रद्द कर दिया था। इसमें यह भी कहा गया था कि लगभग 160 करोड़ का कमीशन का भुगतान हुआ है, तो इसके लिए भी जेपीसी का गठन किया गया था, वीवीआईपी चॉपर घोटाला 2013। उसके अलावा हम देखें भूमि अधिग्रहण बिल 2015 में भी को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था, हालांकि इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। उसके अलावा अभी रिसेंटली 2016 में एनआरसी के मामले में भी तमाम विपक्षी दलों की मांग पे जेपीसी का गठन किया गया। तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है जिसको कहते हैं कमेटी ऑन इथिक्स, जिसको हम कहते हैं आचार समिति। ये संसद में आए दिन हम सुनते हैं कि सांसदों द्वारा अनैतिक व्यवहार देखने को मिलता है, और लगातार पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, उसमें उनके जो पार्लियामेंट्री बिहेवियर है, उसका संसदीय व्यवहार में कमी आ रही, ह्रास हो रहा है, और उस पर अंकुश लगाने के लिए संसद ने अनेक समितियों का गठन किया है। उसमें से एक कमेटी है कमेटी ऑन इथिक्स कमेटी, और ये कमेटी भी तदर्थ कमेटी है, और ये कमेटी का गठन इसलिए किया गया है कि जिससे संसद की गरिमापूर्ण संचालन के लिए समिति का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि ये समिति संसद के सदस्यों पे एक तरह से निगरानी रखती है, उनके आचार व्यवहार सदाचार, और वो कई ऐतिहासिक फैसले भी इसने दिए हैं। ये जो इथिक्स कमेटी ने बहुत ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, कई बार तो ये फैसले बड़ी नज़ीर बन गए। इसके लिए जो आचार संहिता है ये दोनों हाउस में है,
अगर राज्यसभा में हम देखें तो राज्यसभा में ये एक तरह से स्थायी है और लोकसभा में ये एक हम कह सकते हैं ये तदर्थ समिति है। तो लोकसभा में जो ये कमेटी ऑन एथिक्स है, इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसका गठन 16 मई 2000 को इसका गठन किया गया था और इसमें स्पीकर के द्वारा ये 15 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है 1 वर्ष के लिए किया जाता है और ये समिति सदस्यों के नैतिक और सदाचार व्यवहार की निगरानी करती है। सदस्य के अगर किसी सदस्य के अनैतिक व्यवहार की शिकायत अगर हो गई तो उसकी जांच करती है, उसकी रिपोर्ट स्पीकर को देती है और बहुत बार ये भी देखा जाता है अगर किसी ने कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी तो फिर उसका भी संज्ञान लिया जाता है, फिर वो विशेषाधिकार हनन का भी मामला आ जाता है। लेकिन ये भी देखती है कि कोई मामला, ये समिति ये भी देखती है कि कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, कोई मामला केवल मीडिया में अनवेरीफाइड तो नहीं है, केवल एक खबर छप गई उसके आधार पर आपने शिकायत दर्ज कर दी। तमाम उसका पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये समिति किसी निर्णय पर पहुंचती है। राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में जो ये एथिक्स कमेटी है ये एक स्थायी कमेटी है जिसको हम कह सकते हैं कि परमानेंट कमेटी है और राज्यसभा में इसके जो सदस्य होते हैं वो 10 सदस्य होते हैं और इस समिति में के सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा में एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था 1997 में, मार्च 1997 में किया गया था, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति के.आर. नारायण थे और वो चेयरमैन भी थे राज्यसभा के। और राज्यसभा में इस पर शिकायत करने के बहुत सारे प्रोविज़न हैं। राज्यसभा ने इसको बहुत डिटेल में इसके के जो नियमावली है, नियमावली में विस्तृत इसकी चर्चा की है। एथिक्स कमेटी के जो आर्टिकल 291 है वहाँ के जो रूल बुक है, नियम समिति है, उसकी 295 में डिटेल में कि कैसे शिकायत दर्ज की जाएगी इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा को ये अधिकार है कि वह सदस्य को निष्कासित भी कर सकता है। सदन के कार्य जो चेयरमैन है राज्यसभा का सभापति, वो सदस्य को दंड भी दे सकता है, उसको निष्कासित भी कर सकता है। वो सदस्य के दंड देने के लिए निंदा करना, भर्त्सना करना, कुछ समय के निलंबन करना और पूरे समय के लिए निष्कासित करना, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हुई। सबसे पहले एक फैसला आया था, एक निर्णय हुआ था 1951 में, 1951 में लोकसभा में जो H.G. मुद्दल पैसे लेने के मामले में उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के सदस्य थे, उनको निष्कासित कर दिया गया था कि उनका आचरण सदन के अनुरूप नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी का निष्कासन हुआ 1976 में। उसके अलावा अगर हम देखें 1977 नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया गया था 1977 में। फिर 1978 में एक सदन में एक प्रस्ताव लाया गया और उनके निलंबन को फिर वापस लिया गया 1978 में। उसके अलावा 2005 में हम सब ने देखा कि 2005 में प्रश्न पूछने के एवज में पैसे लेकर के प्रश्न पूछने का जो मामला उठा था पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो ऐसे 11 सदस्यों को सदन से निष्कासित किया गया था। ऐतिहासिक फैसला था ये। तो इस तरह की ये जो एथिक्स कमेटी, हमको बाहर से लगता है कि सब कुछ खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, संसद में कोई काम नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसद में जो नए सदस्य चुन करके जाते हैं, मुझे पता है कि कैसे उनको अपने प्रश्न को एडमिट करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए उनको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कैसे उनको सुबह 10 बजे से पहले 8 बजे से पहले पहुंचना होता है सेक्रेटरी जनरल के सामने अपना प्रश्न को एडमिट करने के लिए। तो ये राज्यसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा में एक रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट रखा रहता है। रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट कि हर एक सदस्य को इसमें हस्ताक्षर करने होते हैं और ये राज्यसभा में रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें ये वहाँ का जो राज्यसभा का जो नियम है 293, उसमें प्रत्येक सदस्य को अपने आय, अपने जो उसके तहत सदस्यों की जो अपनी आय है, अपने जो स्रोत हैं, संस्था या संगठन के साथ उसके से संबंधित जो जानकारी है, वो रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट में दर्ज करना अनिवार्य है। यहाँ तक है राज्यसभा में कि किसी बिल पे चर्चा करनी है,
डिबेट में हिस्सा लेना, चाहे वो फाइनेंशियल बिल है, तो उसका इंटरेस्ट क्या है? कहीं उस सदस्य का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। इसके लिए उसको पहले रजिस्टर में सिग्नेचर करने अनिवार्य हैं, जिससे कि वो निष्पक्ष रूप से उसकी चर्चा में वो हिस्सा ले। और ये राज्यसभा में नहीं है, सॉरी लोकसभा में नहीं है रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट, राज्यसभा में, लोकसभा में, ये केवल राज्यसभा में। राज्यसभा में एक व्यवस्था है कि सदस्यों को अपनी जो संपत्ति होती है, अपने जो एसेट्स होते हैं, अपनी जो देनदारी होती है, अपनी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनका ब्यौरा अनिवार्य रूप से उस वहाँ पे देना पड़ता है लोकसभा में। और राज्यसभा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा तो केवल वहाँ के सदस्यों पे ही अंकुश नहीं लगाती है, केवल उनके आचार व्यवहार सदाचार पे ही निगरानी नहीं करती है। वहाँ राज्यसभा में तो ये आम जनमानस है, नागरिकों के जागरूकता, उनके जागरूकता बढ़ाने के लिए भी वो काम करती है। और ये संसदीय समितियाँ डे बाय डे इतनी इफेक्टिव हो रही है, लगातार इनका प्रभाव बढ़ रहा है। सरकार इन समितियों की जो सिफारिशें हैं उनको स्वीकार कर रही है। अभी अगर हम देखें लोकसभा से संबंधित जो सिफारिशें हैं, अगर हम एक नज़र डालें तो अभी 1993 से लेकर 1993 से और 2004 तक 9,158 सिफारिशें रखी गई। ये तमाम समितियों के द्वारा सिफारिशें रखी गई लोकसभा में 9,158, और उसमें सरकार ने 4,901 सिफारिशों को माना, उनको एक्सेप्ट किया, एडमिट किया 4,901। तो हम देख सकते हैं कि ये कमिटीज़ कितनी पावरफुल है। 2014 से लेकर के 2014 से 2019 में अगर हम देखें तो 6,260 सिफारिशें इन स्टैंडिंग कमेटीज़ के द्वारा रखी गई, और सरकार द्वारा उनमें से 4,391 4,391 रिकमेंडेशंस को राज्यसभा ने स्वीकार किया, सॉरी लोकसभा, सरकार ने, ये लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, सरकार ने उनको माना, उनके रिकमेंडेशन को माना, एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में हमको लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। 8 अप्रैल 1993 से और 31 दिसंबर 2004 तक, 8 अप्रैल 1993 से लेकर के 31 दिसंबर 2004 तक राज्यसभा के पटल पर लगभग 707 रिपोर्ट्स रखी गई, रिकमेंडेशंस रखी गई, सिफारिशें रखी गई। और अप्रैल 2014 से लेकर के और मार्च 2019 तक सभा के पटल पर 373 रिपोर्ट्स राज्यसभा के पटल पर रखी गई। तो आप ये देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ये समितियाँ साल भर काम करती हैं और लगातार काम करती हैं और बड़ी गंभीरता से काम करती हैं, ये डेप्थ में जा कर के काम करते हैं, बड़े अध्ययन के साथ काम करते हैं, बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं, और सरकार इनके रिकमेंडेशंस को मानती है। और ये समितियाँ आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि जब हम सरकार के ऑर्गन्स की बात करते हैं कि लोकसभा, सॉरी, कि हम कहते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, न्यायपालिका ने अभी हाल ही में 11 मई 2018 को संविधान पीठ ने इन समितियों के महत्व, इन समितियों के योगदान पर एक नई चर्चा शुरू कर दी। संविधान पीठ ने कहा कि समितियों की जो रिकमेंडेशंस, उनकी जो रिपोर्ट्स, उनकी वैधता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा। न्यायालय में भी उनको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया अभी 11 मई 2018 को संविधान पीठ के द्वारा। और न ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश वाली ये 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ थी, उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 132(6), अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के तहत दायर मामलों में संसदीय समितियों की जो रिपोर्ट्स हैं उन पे भरोसा किया जा सकता है। और उसमें साफ कहा कि इनको न्यायालय में इनका संदर्भ लिया जा सकता है, न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन
इनकी वैधता को लेकर के न्यायिक चुनौती नहीं दी जाती, न्यायालय में इनको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं, बहुत ताकतवर समितियां हैं और लगातार इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। मैं अपनी बात को बस खत्म कर रहा हूँ कि ये संसदीय समितियां एक और जहाँ संसद और आम लोगों के बीच एक कड़ी का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार और आम जनता को भी जोड़ने का काम करती है। इन समितियों के कारण आज आम लोगों, संस्थानों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से नागरिकों के लिए भी यह संभव हो पाता है कि वे लोकहित और जनता को सीधे प्रभावित करने वाले जो मसले हैं उन पर संसदीय विचार विमर्श करने में प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से वो भाग ले सकें। आज ये भारत में की जो राज्य व्यवस्था है उसमें जो हमारी जो संसदीय अनुभव है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संसदीय समितियां, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बहुत कामयाब हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था में ये जो कमेटी सिस्टम है ये लगातार ताकतवर हो रही है और साथ ही संसद को भी मजबूत कर रही है और सरकार को भी इनकी अधिकांश जो इनकी सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को मान रही है। ये मिनी पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं इन पर मैंने अपनी बात रखी। मैं समझता हूँ कि परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी का भी ये पसंदीदा विषय था। मेरे को ये विषय बोलने के लिए डॉक्टर योगेंद्र दीक्षित जी ने दिया। मैं एक बार पुनः अपनी ओर से उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज उनको अपने गुरुदेव को स्मरण करने का, उनको याद करने का एक अवसर दिया। मैं अपनी ओर से डॉक्टर मीनाक्षी मैडम को भी प्रणाम करता हूँ और एक बार पुनः योगेंद्र जी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।